जनरेशन का काम कोई अलग करें, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम अलग करें। एक ही व्यवस्था को 3 हिस्सों में अगर बना दिया जाए और तीनों की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाए, मैं दावे से कहता हूं कि हम स्थितियों को बदल सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हम हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों को, हमारे किसानों को अब एक बात पर बल देना पड़ा होगा, यह समय की मांग है, जैसे मैंने कहा आधुनिक खेती की। हम टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में जितनी तेजी से लाएंगे उतना लाभ होगा, क्योंकि जमीन परिवार की विस्तार होते जा रहे हैं, जमीन कम होती जा रही है। हमने जमीन में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च का काम बढ़ाने पड़ेगा। कितने वर्ष हो गए पल्सिस में कोई रिसर्च नहीं हुआ है। पल्सिस हमारे सामने बड़ी चैलेंज बने हुए हैं और आज गरीब आदमी उसको प्रोटीन पाने के लिए पल्सिस के सिवाय कोई उपाय नहीं है। पल्सिस ही है जिसके माध्यम से उसको प्रोटीन प्राप्त होता है और शरीर की रचना में प्रोटीन का इतना महत्व होता है। माल न्यूट्रिशन के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो हमने इस सवालों को एड्रेस करना होगा और इसलिए हमारी यूनिवर्सिटीज कई वर्ष हो गए पल्सिस के क्षेत्र में न प्रोडक्टिविटी में हम बढ़ावा ले पाए हैं और न ही पल्सिस के अंदर प्रोटीन कंटेंट के अंदर भी हम वृद्धि कर पाए हैं। हम शुगर केन में शुगर कंटेंट में बढ़ावा पाने में सफल हुए हैं, लेकिन हम पल्सिस में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने में सफल नहीं हुए हैं। एक बहुत बड़ी चैलेंज है। क्या हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी कृषि यूनिवर्सिटीज को हम उसको प्रेरित करें। हम इन समस्याओं का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ अगर चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो मैं मानता हूं हम समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इसका ही रास्ता है। हमारी माताएं बहनें, भारत को विकास यात्रा में हमारी 50% जो जनसंख्या हमारी मां बहनें, उनको निर्णय में भागीदार बनानी पड़ेगी। उनको हमें आर्थिक प्रवृत्ति से जोड़ना होगा। विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है तो हिंदुस्तान की 50% हमारी मातृशक्ति है, उसकी सक्रिय भागीदार को हमें निश्चित करना होगा। उनके सम्मान की चिंता करनी होगी, उनकी सुरक्षा की चिंता करनी होगी। पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घटी हैं, हम सत्ता में हो या न हो, पीड़ा करने वाली घटना है। चाहे पुणे की हत्या हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुई हत्या हो, चाहे मनाली में डूबे हुए हमारे नौजवान हो, चाहे हमारी बहनों पर हुए बलात्कार हो, ये सारी घटनाएं हम सबको आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं और सरकारों ने कठोरता से काम करना होगा। देश लंबा इंतजार नहीं करेगा, पीड़ित लोग लंबा इंतजार नहीं करेंगे और हमारी अपनी आत्मा हमें माफ नहीं करेगी। और इसलिए मैं तो राजनेताओं से अपील करता हूं बलात्कार की घटनाओं का, और मैं देश भर के राजनेताओं को विशेष रूप से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं। बलात्कार की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना कम से कम हम बंद करें, हमें शोभा नहीं देता है। हम मां बहनों की डिग्निटी पर खिलवाड़ करते हैं। क्या हम राजनीतिक स्तर पर पहुंच गए तो हमें इस प्रकार की बयानबाजी करना शोभा देता है क्या? क्या हम मौन नहीं रह सकते हैं? और इसलिए नारी का सम्मान, नारी की सुरक्षा, ये हम सबकी 125 करोड़ देशवासियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह देश 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम उस युग चक्र के अंदर आए, आज जीवित हैं। हम उस युग चक्र में संसद में बैठे हैं जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। डेमोग्राफिक डिवीजन
इस ताकत को हम पहचानें, पूरे विश्व को आने वाले दिनों में लेबर फोर्स की, मैन पावर की, स्किल मैन पावर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो लोग इस शास्त्र के अनुभवी हैं वो जानते हैं कि पूरे विश्व को स्किल मैन पावर की आवश्यकता है। हमारे पड़ोस में चीन बूढ़ा होता जा रहा है, हम नौजवान होते जा रहे हैं। ये एक एडवांटेज है और इसलिए दुनिया के सभी देश, समृद्ध के से समृद्ध देश का एक ही एजेंडा रहता है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश की प्राथमिकता होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट। उसके साथ साथ हमें सफल होना है तो हमें श्रम एव जयते इस मंत्र को चरितार्थ करना होगा। श्रमिक का सम्मान, राष्ट्र के निर्माण में श्रमिक का स्थान होता है, वो विश्वकर्मा है, उसका हम गौरव कैसे करें। भाइयों बहनों, भारत का एक परसेप्शन दुनिया में बन पड़ गया है, हमारी पहचान बन गई है स्कैम इंडिया की। हमारे देश की पहचान हमें बनानी है स्किल्ड इंडिया की। और उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं और इसलिए पहली बार एक अलग मंत्रालय बना करके एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, उसको विशेष रूप से बल दिया गया है। हमारे देश का एक दुर्भाग्य है, किसी को पूछा जाए कि क्या पढ़े लिखे हो तो वो कहता है ग्रेजुएट हूं, एमए हूं, डबल ग्रेजुएट। हमें अच्छा लगता है। मैंने बहुत बचपन में दादा धर्माधिकारी जी की किताब पढ़ी थी। महात्मा गांधी के विचारों से एक अच्छे चिंतक रहे, विनोबा जी के साथ रहते थे। दादा धर्माधिकारी जी ने एक अनुभव लिखा था कि कोई नौजवान उनके पास नौकरी लेने का आया। उन्होंने पूछा कि भाई क्या करते हो, क्या पढ़े हो वगैरह। उन्होंने कहा मैं ग्रेजुएट हूं। फिर कहने लगा मुझे नौकरी चाहिए। दादा धर्माधिकारी जी ने उसे पूछा कि तुम्हें क्या आता है। बोले मैं ग्रेजुएट हूं। फिर उन्होंने पूछा हाँ भाई तुम ग्रेजुएट हो, लेकिन बताओ तुमको क्या आता है। नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूं। चौथी बार पूछा फिर तुम्हें बताओ क्या आता है। नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूं। हम इस बात से अनुभव कर सकते हैं कि जिंदगी का गुजारा करने के लिए हाथ में हुनर होना चाहिए, सिर्फ हाथ में सर्टिफिकेट होने से बात करते हैं। और इसलिए हमें स्किल डेवलपमेंट की ओर बल देना होगा। लेकिन स्किल वर्कर जो हैं उसका एक सामाजिक स्टेटस भी हमको खड़ा करना पड़ेगा। 7वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ बच्चा गरीबी के कारण स्कूल छोड़ देता है, कहीं जाकर के स्किल डेवलपमेंट के कोर्स का सौभाग्य मिला चला जाता है, लेकिन लोग उसको महत्व नहीं देते। अच्छा 7वीं पढ़े हो, चले जाओ। हमने उसको इक्विवेलेंट व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने गुजरात में प्रयोग किया था। जो 2 साल का ITI करते थे, मैंने उनको 10वीं के इक्वल बना दिया। जो 10वीं के बाद आए थे उनको 12th का इक्वल बना दिया। उनको डिप्लोमा का अगर पढ़ना है तो रास्ते खोल दिया, डिग्री में जाना है तो रास्ते खोल दिए। 7वीं पास था लेकिन डिग्री तक जा सकता है, रास्ते खोल दिए। बहुत हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होंगे। अगर हम स्किल डेवलपमेंट को बल देना चाहते हैं तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पैदा करनी होगी। और दुनिया में, मैंने कहा दुनिया में वर्कफोर्स की आवश्यकता है। आज सारे विश्व को टीचर्स की आवश्यकता है। क्या हिंदुस्तान टीचर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है? मैथ्स और साइंस के टीचर अगर हम दुनिया पर एक्सपोर्ट करें, एक व्यापारी विदेश जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा डॉलर लेके आएगा, लेकिन एक टीचर विदेश जाएगा पूरी की पूरी पीढ़ी अपने साथ समेट करके ले आएगा। ये ताकत रखता है। विश्व में हमारा सामर्थ्य खड़ा करना है तो ये रास्ते होते हैं। क्या हम हमारे देश के इस प्रकार के नौजवानों को तैयार नहीं कर सकते? ये सारी संभावनाएं पड़ी हैं। उन संभावनाओं को लेकर के अगर आगे चलने का हम मादा रखते हैं तो मुझे विश्वास है हम परिणाम ला सकते हैं। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, हमारे दलित भाई बहनों, हमारे वनवासी भाई बहनों, क्या हम विश्वास से कह सकते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद उनके जीवन में हम बदलाव ला सके हैं?
अगर बदलाव नहीं ला, ऐसा नहीं है कि बजट खर्च नहीं हुए, ऐसा नहीं कि कोई सरकार के पास गंभीरता नहीं थी, मैं ऐसा कोई किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि स्थिति में बदलाव नहीं आया। तो क्या हम पुराने ढर्रे से बाहर आने को तैयार हैं? हम सरकार की योजनाओं का कन्वर्जेंस कर करके कम से कम समाज के इन तबकों को बाहर ला सकते हैं? क्यों नहीं उनके जीवन में बदलाव आ सकता है? मैं मुसलमान भाई, मैं देखता हूं, जब मैं छोटा था जो साइकिल रिपेयरिंग करता था, आज उसकी तीसरी पीढ़ी का बेटा भी साइकिल रिपेयरिंग कर रहा है। ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? उनके जीवन में बदलाव कैसे आए? और इस बदलाव के लिए हमने फोकस एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उस प्रकार की हमारी योजनाओं को लेकर के आने पड़ेगा। और मैं उन योजनाओं को तुष्टीकरण के रूप में देखता नहीं हूं, मैं उनके जीवन को बदलाव के रूप में देखता हूं। कोई भी शरीर अगर उसका एक अंग विकलांग हो तो उस शरीर को कोई स्वस्थ नहीं मान सकता। शरीर के सभी अंग अगर सशक्त हो तभी तो सशक्त शरीर हो सकता है। और इसलिए समाज का कोई एक अंग अगर वो दुर्बल रहा तो समाज कभी सशक्त नहीं हो सकता है। और इसलिए समाज के सभी अंग सशक्त होने चाहिए। उस मूलभूत भावना से प्रेरित होकर के हम काम करने की आवश्यकता है और हम उससे प्रतिबद्ध हैं, हम उसको करना चाहते हैं। हमारे देश में विकास की एक नई परिभाषा की ओर जाने की मुझे आवश्यकता लगती है। क्या आजादी का आंदोलन देश में आजादी की लड़ाई 1200 साल के कालखंड में कोई वर्ष ऐसा नहीं गया था कि आजादी के लिए मरने